नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं यूपी पीसीएस के पेपर 6 जीएस पेपर 6 के बारे में। और उसमें भारत का भूगोल, जैसे आप पेपर फर्स्ट में पढ़ते हैं ऐसे ही उत्तर प्रदेश का भूगोल पेपर 6 में रखा गया है। तो उस पर हमारी चर्चा चल रही है। एक क्लास हमने की थी उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश की भू आकृति, उत्तर प्रदेश की संरचना, उत्तर प्रदेश को कैसे बांट के पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमने भौगोलिक दृष्टि से देखी थी। अब भूगोल में ही दूसरा चैप्टर है जिसको हमको डिस्कस करना है, वो है अपवाह तंत्र। और ये भारत का अपवाह तंत्र नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र होगा। अब उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र यानी कि उत्तर प्रदेश की नदियों को हमको इसमें देखना है, जैसे आप भारत की नदियों को देखते हैं। लेकिन उसके पहले जो चैप्टर हमने पहले किया है, उस चैप्टर पर आधारित अगर प्रश्नों को देख लें, जिनको आप नोट कर लें और उसके बाद में उसको लिखने की कोशिश करेंगे। जब भी आप प्रश्न लिखिए तो मेरा मानना है 125 और 200 शब्दों में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 125 शब्द का जो प्रश्न होता है वो आपका 8 अंक का होता है, और जो 200 शब्द का आपका प्रश्न होता है वो आपका 12 अंक का होता है। आप हर एक प्रश्न को 200 शब्दों के आसपास ही तैयार करिए, और जहाँ पर ज़रूरत हो उसको कम कर दीजिए, जहाँ पर ज़रूरत हो उसको बढ़ा दीजिए। जैसे भी, यानी कि 150-200 शब्दों के बीच में आप अगर तैयारी रखेंगे तो आसानी से आपका ये पूरा पेपर हो जाएगा। तो उन प्रश्नों को सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ज़रूरी है, जिनकी प्रैक्टिस आप करें। जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था उतने ही मटेरियल से आप निम्नलिखित ये जो प्रश्न आपके सामने हैं वो आप दे सकते हैं, इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। आप उतने ही मटेरियल पर इसको लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की भू आकृतिक संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। जो पूरा चैप्टर हमने जब पढ़ाया था तो उसमें उत्तर प्रदेश की भू आकृतिक संरचना को कई भागों में बांटकर हमने डिस्कस किया था। उसके अंतर्गत जो भी बातें हमने बताई थी, सीधा प्रश्न ये बनता है। एक प्रश्न आप ये नोट करिए। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन करते हुए उनकी विशेषताएं बताइए। सेम ही प्रश्न है, कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज आप चेंज करेंगे हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थलाकृतियां। अब इसमें हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया था। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग बना है इसी में से, लेकिन स्थलाकृतियों पे विशेष पूछा जा रहा है तो आप उत्तर प्रदेश की स्थलाकृतियों को बता दीजिए, कोई इसमें भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश के दक्षिण की पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र अपने विशिष्ट स्थिति के लिए जाने जाते हैं। समझाइए। उत्तर प्रदेश के दक्षिण की पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र अपनी विशिष्ट स्थिति के लिए जाना जाता है, यहाँ पे का होना चाहिए, जाना जाता है, तो इसको समझाइए। ये उत्तर प्रदेश का जो हमने विभाजन किया था, 3 हिस्सों में उसको बांटा था। तो जो दक्षिण का पठार और पहाड़ जो क्षेत्र है उसी पर आपको ये टिप्पणी करनी है। पहाड़ियों पठारी क्षेत्र पे आपको टिप्पणी करनी है, जो साउथ वाला हिस्सा है। इसको भी हमने डिटेल में चर्चा की थी। इन चारों प्रश्नों को लिखिएगा। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले ही हम बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र। तो उत्तर प्रदेश के अपवाह तंत्र को हमको अब डिस्कस करना है। कोई भी प्रश्न आपको लिखना है तो मैंने पहले ही बताया कि 125 और 200 शब्दों में लिखना है। तो आप कोशिश करिए कि 200 शब्दों के आसपास सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। और 200 शब्दों के आसपास जब तैयार रहेंगे तो कम और ज़्यादा आप आवश्यकता के अनुसार उसको करते चलेंगे। चलिए, अब हम शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को, उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या होता है ये आप फर्स्ट पेपर में पढ़ चुके होंगे। उत्तर प्रदेश का जो अपवाह तंत्र है, मुख्य रूप से अगर इसकी बात की जाए तो ये मुख्यतः, अब गंगा का मैदान, पूरा उत्तर प्रदेश गंगा के मैदान से ही आच्छादित है। गंगा का मैदान हिमालयी अपवाह तंत्र का, जो गंगा नदी निकलती है उसी का परिणाम है, उसी के द्वारा ये डेवलप हुआ है। लेकिन जब आप अपवाह तंत्र पर चर्चा करेंगे तो केवल हिमालयी नदियां ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुछ आपको प्रायद्वीपीय नदियां भी मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी नदियां मिलेंगी जो उत्तर प्रदेश के स्थलीय भाग से ही निकलती हैं, और कुछ विशिष्ट और छोटी छोटी नदियां हैं जिनको आप पढ़ लेंगे तो ये पूरा अपवाह तंत्र इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में हिमालयी और प्रायद्वीपीय दोनों प्रकार की नदियों को आप देख सकते हैं। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आप ऐसे ही लिखना शुरू करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हिमालय और प्रायद्वीपीय दोनों अपवाह प्रणाली की नदियों का प्रवाह पाया जाता है। परंतु विस्तार और महत्व की दृष्टि से गंगा नदी सबसे प्रमुख बेसिन है।
यानी कि यहां पर मिलेगी हिमालयी नदी, हिमालयी नदियां आपको मिलेंगी, यहां पर आपको प्रायद्वीपीय नदियां भी मिलेंगी, हिमालयी भी मिलेंगी, प्रायद्वीपीय नदियां भी मिलेंगी। लेकिन मुख्य तौर पर हिमालयी नदियों का ही यहाँ पर विस्तार पाया जाता है और इसमें भी सबसे प्रमुख आपकी हो जाती है गंगा। पूरा ये क्षेत्र ही गंगा का मैदान के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र, सबसे आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा इसी के नाम से जाना जाता है। गंगा के मैदान को भी हम ऊपरी गंगा मैदान, मध्य का गंगा मैदान और निचले गंगा मैदान के तौर पर विभाजित करते हैं। ऊपरी गंगा मैदान की जो सभी नदियां हैं वो हिमालयी नदियां ही हैं। उत्तर पश्चिम से आप शुरू करेंगे और यहां से ये वाला जो हिस्सा है तो आपको ये ऊपरी गंगा मैदान में ये सम्मिलित किया जाता है। उत्तर पश्चिम से आप इसको शुरू करेंगे, दिशा आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये उत्तर पश्चिम हुआ ना, तो उत्तर पश्चिम से ऐसे आप शुरू करेंगे तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ ये जो प्रवाह पाया जाएगा, ये इन नदियों का प्रवाह ऐसे ही तो हो रहा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। तो सामान्य तौर पर यही इनका ढाल भी है, इसी दिशा में ये प्रवाहित होती है। अब ये नदियां आगे बहते हुए फिर यहां जब आगे पहुंचेंगी तो मध्य गंगा मैदान का निर्माण करेंगे। मध्य गंगा मैदान और ऊपरी गंगा मैदान ये दोनों के दोनों वृक्षनुमा अपवाह तंत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ पे कैसा अपवाह तंत्र? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। ढाल इनकी याद रखिए, किधर से? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ इनका ढाल है, ठीक है। वहां से ये चलेंगे और फिर आगे आएगा तो ये मध्य गंगा का मैदान हो जाएगा। मध्य गंगा के मैदान में भी इनका सामान्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र ही मिलेगा। फिर दक्षिण में जब आप पहुंचेंगे तो दक्षिण के पठारी भाग में जो बहने वाली नदियां हैं, ये नदियां कैसे बहेंगी? अब नियमतः तो आप देखेंगे तो ऊपर से उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको बहाव मिलता है, लेकिन जब आप साउथ में पहुंचेंगे तो नदियों का बहाव दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको मिलने लगेगा। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, यानी कि दक्षिण की जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र हैं वहां से दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रायद्वीपीय नदियों का ढाल आपको मिलेगा। तो आपने ढाल जान लिया, यहाँ पे ढाल ऐसा है, ऐसे ये बहते हुए आ रही हैं, उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व की तरफ ऐसे इनका बहाव मिल रहा है। फिर जब ये ऊपरी गंगा मैदान है, मध्य गंगा मैदान है, निचले गंगा मैदान पे जब आप पहुंचेंगे तो उत्तर प्रदेश से बाहर की स्थिति आ जाएगी। यहीं से स्टार्ट होगा तो हमको यूपी ही पढ़ना है। यूपी में आपका ऊपरी और साथ में मध्य जो गंगा मैदान है ये इंपॉर्टेंट है। ऊपरी और मध्य गंगा मैदान ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में विशेष तौर पर आता है, तो इन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात आती है कि यहाँ पर ये नदियां बह रही हैं, यहाँ पर ये हमने कहा कि हिमालयी नदियां ये पूरी बह रही हैं। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो नदियां बह रही हैं ये नदियां आपकी प्रायद्वीपीय नदियां बह रही हैं। तो अब इनको कैसे हम पढ़ें? तो उत्तर प्रदेश की नदियों को अध्ययन की दृष्टि से हम तीन भागों में बांटते हैं। एक आपकी हिमालयी नदी हो जाएगी, दूसरा आपका प्रकार हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदी, और तीसरा प्रकार हो जाएगा मैदानी नदी। ये तीन प्रकारों में हम इसको बांट लेते हैं। अब एक एक करके अगर प्रमुख नदियों का हम अध्ययन कर लें तो हमारा ये पूरा हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं हिमालयी नदी। हिमालयी नदी का जैसे जिक्र आता है, भारत के भूगोल में भी आपने पढ़ रखा होगा, तुरंत गंगा का जिक्र आ जाता है और तुरंत आप कहते हैं कि गंगा तो ग्लेशियर से निकली है, एक हिमनद है गोमुख, वहां से निकली है। वास्तव में गंगा ही नहीं, जितनी भी हिमालयी नदियां हैं तो आप ऐसे लिखेंगे कि हिमालयी नदियों का उद्गम हिमनदों से हुआ है। कहां से हुआ है? हिमनद से। और हिमनद से होने के कारण ये कैसी हैं? ये सदानीरा है, या कैसी है? सतत वाहिनी है। आप इंट्रो जब देंगे तो आप सीधा यही लिखेंगे, हिमालयी नदियों का उद्गम हिमनदों से हुआ है और इसी कारण से ये सतत वाहिनी है या सदानीरा है।
ठीक है। जितनी भी नदियां उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं उनमें सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा, और गंगा के साथ में उनकी जो सहायक नदी, जो सहायक नदियां हैं एक एक करके अभी देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये यूपी की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, भारत की दृष्टि से बात नहीं कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश भी भारत में है तो बहुत सारी विशेषताएं आपको मिल जाएंगी। तो लैंग्वेज आपकी कैसी होगी? हिमालयी नदियों का उद्गम हिमनदों से हुआ है, इसी कारण से ये सतत वाहिनी या सदा नीरा है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में गंगा और उसकी सहायक नदियों को सम्मिलित किया जाता है। अब एक एक नदी आप उठाइए, इस मैप में आप देखिए, इस मैप में आपको यहाँ से गंगा रिवर ये पूरा मिलेगा, यहाँ से ये गंगा रिवर निकली है और ये गंगा रिवर ऐसे प्रवाहित होती, ये देखिए चली गई है और यहाँ पे जाके ये बंगाल की खाड़ी में मिल गई है। ठीक है, निकलती कहां से है गंगा नदी? गंगा जो रिवर है ये निकलती है गोमुख से, एक गंगोत्री हिमनद पड़ता है, वहीं पे गोमुख स्थान है, वहीं से निकलती है। जब ये निकलती है गंगा तो ये निकलती है भागीरथी के तौर पे, इसका तब नाम क्या होता है? भागीरथी। और भागीरथी फिर आती है देवप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग में ये भागीरथी संगम करती है अलकनंदा से, और यहां संगम करने के पश्चात इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। गंगा के रूप में ये परिवर्तित हो जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 यानी कि 2525 किलोमीटर इसका विस्तार है, लंबाई है इसकी, और इसमें से 1450 किलोमीटर की जो लंबाई है ये आपकी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में ये इतना प्रवाहित होती है। यहां से आप शुरू करेंगे लास्ट तक जाएंगे तो लगभग 28 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, 28 जिले पड़ते हैं जिनको ये पार करती है। 28 जिलों से होकर ये प्रवाहित होती है और अंत में जाके इसका मुहाना शब्द जब प्रयुक्त करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि मुहाना का मतलब है कि ये कहां पर जाके समुद्र में मिलती है, यानी कि समुद्र में ये गिरती है कहां पर, वही मुहाना होता है। तो समुद्र में ये जाके बे ऑफ बंगाल जो है वहां पर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में ये जाके समुद्र में मिल जाती है। यूपी में इसका जो प्रवेश होता है, यहाँ पर जो एरिया पड़ता है वह है बिजनौर। बिजनौर से ये यूपी में प्रवेश करती है और बिजनौर से प्रवेश करके यहाँ पे, जहाँ पे यूपी से एग्जिट करके ये जा कहाँ पे रही है? बिहार में। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वह है बलिया। तो बिजनौर से बलिया तक का ये रास्ता तय करती है, बिहार में प्रवेश कर जाती है। अगर एनएच की दृष्टि से देखें तो जो वाटरवे है, जो पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ना, वाटरवे की बात हो रहे हैं, तो एनडब्ल्यू देखें तो ये पहला जो वाटरवे है वो गंगा नदी पर ही स्थित है, पूरे भारत का ये पहला है और ये प्रयागराज से शुरू होता है। ये आपका प्रयागराज है, यहाँ पर प्रयागराज से ये शुरू होता है और प्रयागराज से कहाँ पे चला जाता है? हल्दिया, यहाँ पर हल्दिया पड़ता है, ये हल्दिया तक विस्तृत है और ये सबसे लंबा है। 2008 में इसके महत्व को देखते हुए गंगा नदी को क्या किया गया? राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन हुई, मैं ऐसे ये बोलता चल रहा हूं, तो आपको लिखना क्या है, थोड़ा सा हमारे साथ आपकी जब ट्यूनिंग हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में हिमालयी नदियों के अपवाह के बारे में आपको बात करनी है। पहला सेंटेंस यहाँ से शुरू होगा कि हिमालयी नदियों का उद्गम हिमनदों से हुआ है, इसी कारण से ये सतत नीरा या सदा नीरा है, सतत वाहिनी भी आप कह सकते हैं, सतत वाहिनी है या सदा नीरा है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में गंगा और उनकी सहायक नदियां सम्मिलित की जाती हैं। अब एक पैरा आप गंगा पे लिखिए। गंगा गंगोत्री से भागीरथी के रूप में निकलती है, देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ संगम करने के पश्चात ये गंगा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई, अगर आपको लिखने का स्कोप है तो लिखिए, नहीं तो लंबाई आप मत लिखिए, है ना, जिसमें से 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। 28 जिलों से, ऐसा करिए, बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के पश्चात 28 जिलों में
प्रवाहित होते हुए बलिया के बाद ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि प्रयागराज से हल्दिया के बीच है, इसी पर स्थित है और ये भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। गंगा नदी की सांस्कृतिक और सामाजिक, आर्थिक हर तरीके की महत्ता है। इसको देखते हुए वर्ष 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी के तौर पर घोषित कर दिया गया। ये एक इंट्रो हुआ गंगा के बारे में, लेकिन जब अपवाह तंत्र या हिमालयी अपवाह तंत्र आपसे पूछा जाएगा तो इतना स्कोप आपके पास लिखने का नहीं रहेगा। अगली नदी आप उठाइए, यही है, और अगली नदी आपकी हो जाएगी यमुना। अगली नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना। अब आप जब मैप बनाएंगे तो आपके पास ये वाला मैप नहीं होगा, एक चीज ध्यान रखिए, ये वाला मैप आपके पास नहीं होगा। आप जो आउटलाइन मैप है ज्यादा से ज्यादा वैसा मैप बना सकते हैं, तो आउटलाइन मैप पर आप ऐसे गंगा को दिखा दीजिए। थोड़ा बहुत सही होगा, गलत होगा, थोड़ा मोटा मोटा ऐसा आइडिया रखिए कि वास्तव में कहाँ पे जाके मिल रही है। ये चीज ना स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ना गड़बड़ हो नहीं पाए। तो यहाँ पे देखिए इस जगह से ये निकल रही है, यूपी में प्रवेश कर रही है, निकलती तो यहाँ से है, यूपी में प्रवेश कर रही है, बिजनौर वाला एरिया है, और लास्ट में एग्जिट यहाँ पर कर रही है। जो ये पूंछ निकला हुआ है तो यहाँ पे ले जाके इसे गिरा दीजिए। अब ये गंगा आपने दिखा दिया। बहुत ज्यादा आप ऐसा सोचेंगे कि मेरे को मैप छाप के आएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा कहाँ हो पाएगा? तो ये गंगा नदी के बारे में हो गया। एक आप ऐसा मैप ड्रा करना सीख लीजिए, बस आपका काम ये हो जाएगा। दूसरी नदी आपकी यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक जो नदी है वो आपकी कौन सी नदी है? वो यमुना नदी है। ये देखिए, ये वाली जो नदी आपकी आ रही है ये यमुना नदी है। तो यमुना नदी, एक मैप और मैं आपके लिए लाया हूं, उसमें अगर स्पष्ट दिख पाए तो उसमें भी देख सकते हैं। ये आपकी यमुना नदी है, ठीक तो है, वही उसी में देखिए तो ज्यादा सही रहेगा, ये वाली, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ऐसे बहती हुई और ये आके ये आपका प्रयागराज है, यहीं पे आके ये गंगा से मिल जाती है और उसके बाद में इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और आगे बढ़ती है तो ये गंगा ही रह जाती है। तो आप अपने मैप में कुछ इसको ऐसे दिखाइए, यहाँ से उठाइए और ऐसे लेके आके ऐसे दिखा दीजिए कि यहाँ पे आके मिल जाती है। ये यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, ये आपकी गंगा हो गई और ये आपकी यमुना हो गई। बात समझ में आ रही है? ये गंगा है, अब ये यमुना है। यमुना के बारे में भी आपको मतलब भर की इंफॉर्मेशन प्रारंभिक परीक्षा के कारण पता होगी। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में बस बेसिक अंतर इतना होता है कि आप प्रारंभिक परीक्षा में केवल फैक्ट तैयार करते हैं ऑप्शन टिक करने के लिए, और मेंस परीक्षा में उन्हीं फैक्ट को कॉन्सेप्ट के साथ लिख देते हैं। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। निकलती कहां से है? उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र पड़ता है और वहां पर एक स्थान पड़ता है बंदरपूछ। कहां से निकलती है? बंदरपूछ से। तो गढ़वाल क्षेत्र में बंदरपूछ की चोटी में एक हिमनद स्थित है, ये भी हिमनद से ही निकलती है और वहां से निकलने के पश्चात लगभग 1376 किलोमीटर की ये दूरी तय करके यहां पर आती है और ये प्रयागराज है। ये क्या है? प्रयागराज है। प्रयागराज में ये गंगा में विलीन हो जाती है, उसमें मिल जाती है। गंगा और यमुना मिलकर ये पूरे क्षेत्र में एक बहुत उपजाऊ दोआब का निर्माण करती है। ये पूरा जो क्षेत्र है इनके आसपास का ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर गंगा यमुना दोआब का ये निर्माण होगा ना, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, इसको बोलते हैं गंगा यमुना दोआब। तो गंगा यमुना दोआब की विशेषता क्या है? ये विशेषता है कि ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। अगर कहीं उपजाऊ जमीन पाई जाएगी तो वहां पे बसाव ज्यादा होगा। बसाव ज्यादा होगा यानी कि वहां पर घनत्व ज्यादा होगा। अब वहां पर हर चीज की संभावना बढ़ जाएगी। बड़े बड़े शहर आपको इसके किनारे, नोएडा मिल जाएगा, आगरा मिल जाएगा, मथुरा मिल जाएगा, इटावा मिल जाएगा। गंगा नदी के किनारे भी आपको मिलेंगे शहर। प्रयागराज है ही है, कानपुर है ही है, कन्नौज है ही है, ये सब शहर मिलेंगे। लेकिन जिस नदी के किनारे जितने बड़े शहर मिलेंगे उसका प्रदूषण स्तर भी उतना ज्यादा होता है। आपसे कोई पूछ ले इटावा किस नदी के तट पे है, तो आप तुरंत बताइए कि यमुना नदी के तट पे है। आप लिखिए भले ना मेंस में, लेकिन आपको जानना जरूरी है, ठीक है। इसकी भी कई सहायक हैं, जैसे चंबल है, केतवा है,
केन है, हिंडन है, ये सब इसकी सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, केन, हिंडन, ये इसकी सहायक नदी है। तो यमुना के बारे में इतनी जानकारी काफी है। कैसे लिखेंगे मैंने आपको बताया, फटाफट नोट करते चला करिए। तीसरी एक नदी और आती है इसी के, इधर यमुना है और इधर जब आप जाएंगे गंगा के ऊपर, यहां पर ये आपको मिल जाएगी रामगंगा नदी। यहां से आप देखिए ये शुरू हो रही है, ये रामगंगा नदी है। और यहां पर देखिए कन्नौज में आके ये मिल जा रही है, किससे? गंगा से मिल जा रही है। कहां पर? कन्नौज में। तो यहां से शुरू करिए और कन्नौज में लाके गंगा से इसको मिला दीजिए और इस नदी का आप नाम रख दीजिए रामगंगा। ये भी गंगा की एक सहायक नदी है। गंगा के बाएं तट से मिलने वाली ये सहायक नदी है। और गंगा के बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में देखा जाए तो प्रथम सहायक नदी के तौर पर इसको जाना जाता है, जो इधर जाके मिलती है, बाएं तरफ से मिलती है, पहली सहायक है। बिजनौर में यहां पर एक स्थान पड़ता है और इस स्थान का नाम है कालागढ़। इस स्थान का नाम है कालागढ़। तो कालागढ़ में ये प्रवेश करती है, वहीं से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। वहीं पे कालागढ़ सिंचाई और जल विद्युत के उद्देश्य से एक बांध भी बनाया गया है। जिम कार्बेट पार्क जो है ना, जिम कार्बेट पार्क से भी ये होके प्रवाहित होती है ना। और कन्नौज में आके ये स्थान जो है ये आपका कन्नौज है। कन्नौज यहाँ पर आके ये गंगा से भेंट करती है, वहीं पे गंगा में मिल जाती है। मुरादाबाद है, बरेली है, बदायूं, इधर आप आएंगे रामपुर, इधर यहाँ पे बिल्कुल पास में आएंगे तो हरदोई का क्षेत्र पड़ेगा, बिजनौर है ही है, शाहजहांपुर, ये सब इसी के तट पे स्थित है। दो तीन नदियां हैं इसकी जो सहायक नदियां, एक खो है, गनगन है, वान है, और एक नदी है बहगुल। खो, गनगन, वान, बहगुल, ये क्या है? ये इसकी सहायक नदियां हैं। इतना आपको लिखना है इसमें। अगर कहीं अवसर मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो आप इनको केवल मेंशन करते चले जाएंगे। अगर अवसर आपको नहीं मिल रहा है, इतना स्कोप नहीं है, तो आप लिखिए यमुना गंगा की सबसे लंबी महत्वपूर्ण सहायक है, जो बंदरपुर चोटी से निकलती है और प्रयागराज में जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है। रामगंगा के बारे में भी एक लाइन में लिख दीजिए कि रामगंगा बिजनौर के कालागढ़ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और जिम कार्बन राष्ट्रीय उद्यान से बहती हुई ये कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। ज़्यादा बवाल नहीं लिखना है, लेकिन कुछ जानकारियां आपके पास रहती हैं तो बहुत कुछ आप भूल जाते हैं, उसके बावजूद भी आप कुछ लिख पाते हैं। बहुत ज़्यादा मार्ग परिवर्तित करती है रामगंगा, और इसी कारण से रामगंगा नदी में जल तो रहता है, लेकिन उस जल का उतने व्यापक पैमाने पर उपयोग सिंचाई कार्यों में या अन्य कार्यों में नहीं किया जा सकता, जितना अगर सामान्य इसका मार्ग होता किया जा सकता, तो नहीं हो पाता है, इसका लाभ उतना नहीं उठा पाते हैं। तीसरी नदी है आपकी सरयू। सरयू जो नदी है वो गंगा के बाएं तट से मिलने वाली एक बड़ी सहायक नदी है। यहाँ पर मैं आपको उसकी लोकेशन दिखाता हूँ। ये आपकी सरयू नदी है, यहाँ पे देखिए, ये गंगा हो गया और ये आपकी ये सरयू नदी है, ठीक है ना। इसको बाद में घाघरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक बिल्कुल ये देखिए चली आई है, ठीक है। और 1 मिनट, ये तो गोमती है और नहीं, ये सरयू, ठीक है, ठीक है, यही है। तो इसको भी आप दिखा दीजिए, ऐसे आप इसको भी दिखा देंगे कि बाएं तट से मिलने वाली ये भी नदी है। इस तरीके से आप आगे इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। ये सरयू नदी हो गई। नदियों की मैपिंग आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब सरयू नदी कहाँ मिलती है ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, निकलती कहाँ से है? तिब्बत में एक मापचानचुगो ये हिमनद पड़ता है। कौन सा हिमनद है? मापचानचुगो, और ये तिब्बतन क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे? तिब्बत में पड़ता है। मापचानचुगो ये हिमनद है। मापचानचुगो हिमनद से ये नदी निकलती है और यहाँ से निकल के ये प्रवाहित होने लगती है। नेपाल में इसे कर्णाली के नाम से जाना जाता है, और नेपाल में पहले ये कर्णाली, ये नेपाल है आपका, तो यहाँ पे कर्णाली के नाम से इसको जाना जाता है। जब भारत में ये प्रवेश करती है तो यहाँ पर इसके कई नाम होते हैं, अलग अलग नाम है। भारत में ये बहराइच में प्रवेश करेगी और उसके बाद में सीतापुर, गोंडा,
बाराबंकी का क्षेत्र, अयोध्या में जो सरयू है, अंबेडकर नगर, मऊ, बस्ती, है ना, और गोरखपुर, बलिया। पहले इसको घाघरा के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम सरयू रख दिया गया है। इधर लखीमपुर में भी ये प्रवाहित होगी और लगभग ये मान के चलिए 970 किलोमीटर की यात्रा ये करती है और जाके बलिया और छपरा के बीच में, यहाँ पर जब आप पहुंचेंगे इस जगह पे बिल्कुल लास्ट में, बलिया और छपरा के बीच में, यहाँ पर इसका कुछ, ये जाके यहाँ पे गंगा में मिल जाएगी। यहाँ पर ये गंगा मिल जाती है। ये बलिया और छपरा के आसपास का ये इलाका है, बलिया प्लस छपरा के मध्य में ये गंगा में आके मिल जाती है। ठीक है। इसी तरीके से एक शारदा नदी है। शारदा नदी जो है ये कुमायूं श्रेणी पड़ती है, तो कुमायूं श्रेणी से एक मिलाप हिमनद पड़ता है, वहां से ये निकलती है। वहां पर ये पहले गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से इसको जानते हैं? गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। ये आपकी शारदा नदी है, ये आपकी शारदा नदी। देखिए यहां से ऐसे आ रही है शारदा नदी। ठीक है। और ये वास्तव में होता क्या है, शारदा जो नदी है, इसको शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। वहां से निकलती है कुमायूं में, फिर गौरी गंगा, मैदान में जब आती है तो काली के नाम से जानी जाती है। धामी और लीसड़ इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी? धामी, लीसड़। ऐसे लैंग्वेज बनाइएगा कि शारदा या काली नदी कुमायूं श्रेणी के मिलाप हिमनद से निकलती है और वहां से निकलने के बाद ये पहले गौरी गंगा और बाद में काली गंगा के नाम से जानी जाती है। काली नदी भी इसको कहते हैं, काली गंगा के नाम से जानी जाती है। और लगभग ये 350 किलोमीटर, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और पीलीभीत से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ पर आके, जैसे बहराम घाट एक पड़ता है, बहराइच के इधर वेस्ट में ही पड़ेगा, इस जगह पे ये बहराम घाट के पास आके यहीं पर ये किससे, यही जो सरयू नदी है आपकी, जिसको पहले आप घाघरा के नाम से जानते थे, तो वहीं पर घाघरा या सरयू से मिल जाती है। आप सरयू लिखिएगा क्योंकि आधिकारिक नाम इसका सरयू हो गया। तो ये वाली नदी, ये जो नदी है, ये आपकी तो हो गई सरयू नदी और ये नदी आपकी हो गई शारदा। तो पीलीभीत जब आप जाएंगे तो वहीं से प्रवेश करती है। ठीक है। जल विद्युत की अपार संभावनाएं इसमें पाई जाती है शारदा नदी में। और इसीलिए नेपाल के साथ एक महाकाली संधि भी हस्ताक्षरित हुई है और इसमें कई बैराजों का निर्माण भी किया गया है। आप जानते हैं ऊपरी शारदा बैराज है, निचला शारदा बैराज है, टनकपुर पड़ता है, पीलीभीत में टनकपुर पड़ता है, टनकपुर में भी एक बैराज है। तो ये सब बैराज जो बनाए गए हैं और इसकी जो जल क्षमता है उसको देखा जाए तो विद्युत का उत्पादन अच्छा खासा यहाँ से हो सकता है। जल विद्युत उत्पादन की इस पे अपार संभावनाएं हैं। तो कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश की नदियों में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए, तो आप शारदा नदी का उसमें जिक्र जरूर कीजिएगा। और भारत और नेपाल के बीच में इस नदी को लेके महाकाली संधि भी हस्ताक्षरित हुई है और उस संधि में यही जल विद्युत उत्पादन की भी बात की गई है। भाई सिंचाई का तो एक उपयोग हो ही जाएगा इसके जल का। तो यहाँ पे एक बात होती है पंच परमेश्वर बहरामी परियोजना नेपाल और भारत के बीच में। तो दो चीजें, एक तो महाकाली संधि है और पंच परमेश्वर बहुआयामी परियोजना, बहुआयामी परियोजना। ठीक है। पंच परमेश्वर बहुआयामी परियोजना। ठीक है। ये किसके किसके बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में। आप यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन यूपी है तो, कई बार जब यूपी के बारे में पढ़ने लगो तो लगता है भारत से कुछ अलग अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा कभी मत सोचिएगा, है तो भारत के जो संधि जो होंगी दो देशों के बीच में, तो किसके बीच में होंगी? भारत और नेपाल के बीच में होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार थोड़ी ना करेगी। ठीक है। एक नदी और है, राप्ती नदी। राप्ती नदी जो है वो मुख्य रूप से गोरखपुर की चर्चा होती है, तो गोरखपुर, श्रावस्ती, बहराइच और बस्ती में भी बहती है। ये चार क्षेत्र हैं। ये एक राप्ती को पहले इरावती नदी के नाम से जाना जाता था। राप्ती को पहले इरावती के नाम से जाना जाता था।
तो वास्तव में ये जो नदी है यहाँ से इसी जगह से ये निकलती है, ये राप्ती नदी है, ये आप देख रहे हैं। और ये भी जाके राप्ती नदी भी ये सरयू से मिल जाती है, राप्ती नदी भी जाके सरयू से इसकी भेंट होती है और वहीं सरयू में मिल जाती है। तो कुछ यहाँ से निकलेगी और इस जगह पे आके ये सरयू से मिल जाएगी। बहराइच, बस्ती, श्रावस्ती, गोरखपुर, वहां पर बाढ़ के लिए ये जानी भी जाती है ना। बूढ़ी गंडक और रोहिणी इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है, गोरखपुर का शोक इसको कहा जाता है, ठीक है। अब शोक क्यों कहा है, इस पे टिप्पणी नॉर्मली नहीं पूछी जाएगी। कई बार ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं मेंस में, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है ऐसा पूछ लिया जाए, क्या राप्ती पहले गोरखपुर का शोक थी अब नहीं है, या ऐसा कुछ निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। कई नदियां ऐसी होती हैं जिनका मार्ग परिवर्तित करके बैराज वगैरह बना के उनके रूट को, उनके जल को इधर उधर डाइवर्ट कर दिया जाता है ना। तो ये नदी जो है गोरखपुर का शोक इसलिए क्योंकि बाढ़ का कारण वहां बनती थी, पूरा फसल का नुकसान हो जाता था, लोगों को विस्थापित कर देती थी। देवरिया में ये एक स्थान पड़ता है बरहज, ये देवरिया मानिए आप, ये देवरिया, तो देवरिया में ये स्थान है बरहज, और बरहज में जाके ये इसमें मिल जाती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक नदी है गंडक, गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता है। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट के बीच से ये निकलती है और बिहार के साथ उत्तर प्रदेश की जो सीमा है इसका निर्धारण ये मोटे तौर पर करती है। यहाँ पर ये गंडक नदी है, ठीक है। कुशीनगर, महाराजगंज जिलों की सीमाओं के पास ये बहती हुई जाती है, खूब ज्यादा ये मार्ग का परिवर्तन करती है। गंगा में ये जाके मिलती है बिहार में, यहाँ से ऐसे चली जाती है। बिहार में एक स्थान पड़ता है हाजीपुर, तो हाजीपुर में ये जाके गंगा में मिल जाते हैं, हाजीपुर में जाके ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इसमें एक काली गंडक और एक त्रिशूली, ये दो इसकी सहायक नदियां हैं। ये हाजीपुर में जाके इसमें मिलती है। कौन सी नदी है ये, यहाँ पर ये गंडक नदी है, गंडक। तो गंडक जो रिवर है इसके बारे में याद रखिए, इसको सदानीरा के नाम से वैदिक काल में जाना जाता है। लिखिए भले मत, लेकिन थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखिए तो कॉन्फिडेंस रहेगा आपको। निकलती है माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी के पास से, वहां से बिहार में और उत्तर प्रदेश दोनों में प्रवाहित होती है और वहां पे सीमा का निर्धारण भी करती है। महाराजगंज, कुशीनगर जिलों की सीमाओं से लगकर ये बहती है, बार बार दिशा परिवर्तित करती है और इसीलिए ये भी बाढ़ का कारण बनेगी। इसका उपयोग जल का बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ये सारी समस्याएं इसके साथ आएंगी। तो इतनी नदियों को अगर आपने लिख दिया, एक हम सिनॉप्सिस बना लेते हैं फिर से तो सही रहेगा। इतनी नदियों को, जैसे हिमालयी अपवाह तंत्र आपको दिखाना है, इस पर टिप्पणी करनी है, तो हिमालयी अपवाह तंत्र हमने आपको बताया कि आप तुरंत लिखिए कि हिमनदों से निकलने के कारण ये सततवाहिनी नदियां इसमें पाई जाती हैं, सततवाहिनी नदियां पाई जाती हैं, इसी कारण से इनको सदानीरा भी कहा जाता है ना। और ये नदियां मुख्य तौर पे गंगा और उनकी सहायक नदियों के द्वारा इस पूरी नदी तंत्र का निर्माण हुआ है। अब इसमें कौन कौन सी नदियां आपको लिखनी है, सबसे पहले आप लिखिए गंगा, यमुना, क्रम से चलिए रामगंगा, ये तीन नदियां बिल्कुल आपको क्रम से याद हो गई। रामगंगा के बाद में आप आएंगे सरयू पे, सरयू लिख दिया आपने, और सरयू के बाद में तुरंत आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको शारदा, शारदा के बाद में राप्ती, राप्ती, और राप्ती के बाद में एक नदी और आपकी बची, उसको आप लिख दीजिए गंडक। और इनकी जो मुख्य मुख्य बातें हमने बताई हैं उन्हीं को आपको जैसे पूछा जाए 125 शब्दों में, 200 शब्दों में कम ज्यादा करके ऐसे लिख देना है। तो ये आपका हिमालयी अपवाह तंत्र हो गया। अब इस अपवाह तंत्र के बाद में दूसरा जो अपवाह तंत्र है वो है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो अगला अपवाह तंत्र हम करते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। सबसे पहले इंट्रो इसका करेंगे। अब वास्तव में प्रायद्वीपीय भाग आपको यूपी से बहुत दूर दिख रहा है, साउथ में
आप इंडिया का मैप खोलेंगे तो प्रायद्वीप, नॉर्मली आप ये वाला हिस्सा जो है इसको प्रायद्वीप मानते हैं, तो प्रायद्वीपीय प्रतंत्र आप कहेंगे कि ये तो दक्षिण की नदियां हैं, उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से आ गई? उत्तर प्रदेश में तो ये नहीं होनी चाहिए। प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र से ये निकलने वाली नदियां हैं। प्रायद्वीपीय मुख्य भाग तो ये है, उसके बाद में इसका पठारी एरिया इधर भी है ना, तो यहाँ से निकल के दक्षिण से उत्तर की तरफ ये नदियां बहती हैं। मैंने शुरू में ही आपको इंट्रो में बताया कि ये दक्षिण से उत्तर की तरफ ये नदियां बहती हैं। अब बात आती है कि इसमें लैंग्वेज हम कैसे लिखेंगे क्या, तो आप ऐसे लिखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हिमालयी नदियों से पुरानी हैं, ये ओल्ड है। हिमालयी जो नदियां हैं वो नई नदियां हैं, नवीन नदियां हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनकी एक लिस्टिंग कर लीजिए। तो यहां पर आप लिख दीजिए चंबल, बेतवा, सोन, केन। चलिए, केन और सोन, ये जो नदियां हैं, ये 4 नदियां, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक है। इंट्रो में बस आपको यही लिखना है कि इनकी ढाल की दिशा, नदियां जहां पर आप लिखिएगा तो ढाल की दिशा जरूर लिखिएगा, तो इनकी ढाल की दिशा दक्षिण से उत्तर होती है। अभी आपने देखा तो वो नदियां कैसे बह रही थी, वो नदियां बह रही थी पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ, ऐसे बह रही थी ना, लेकिन ये नदियां दक्षिण से उत्तर की तरफ बह रही हैं, ठीक है। ये जो नदियां हैं ये सदा नीरा नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश की भूगोल में आपने पढ़ा, भारत की भूगोल में आपने पढ़ा होगा, ये नदियां मौसमी नदियां होती हैं। जब बारिश होगी तो इसको जल मिलेगा, नहीं तो कोई ग्लेशियर यहाँ पे नहीं पिघल रहे हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी या सदा नीरा नहीं होती है। अब एक एक नदियों की विशेषता यहाँ पर हमको करते चलना है और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर हमको पढ़ते चलना है, ठीक है। अब देखिए इन नदियों को आप दिखाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए एक एक करके, सबसे पहली नदी जो हम लेने जा रहे हैं वो नदी है चंबल। तो चंबल रिवर यहां पर कहां दिखाई गई है, यह है चंबल रिवर, यहां पर दिखाई गई, ठीक है। मध्य प्रदेश में, ये पूरा मध्य प्रदेश का एरिया है, ये रिवर दिखाई गई है चंबल। आप अपने मैप में इसको यहां दिखाएंगे, इस मैप को मैं यहां ले लेता हूं, ठीक रहेगा, आसान रहेगा। ये रिवर है ना, तो चंबल रिवर मध्य प्रदेश में एक स्थान पड़ता है जानापाव पहाड़ी, वहीं से निकलती है। जानापाव पहाड़ी से ये निकलती है। जानापाव पहाड़ी से निकलने के बाद में ये उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने लगती है। ये कहाँ पे प्रवाहित होती है? उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में, यहाँ से ऐसे उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में ऐसे प्रवाहित होती है, ठीक है। अब इसका जो प्रवाह होता है, एक मिनट, इसका प्रवाह थोड़ा सा और होना चाहिए, इसमें स्पष्ट दिख नहीं रहा है ये मैप। ये बेतवा हो गई, ये चंबल है, उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ऐसे आप इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ से ये प्रवाहित होती है। अब वास्तव में ये राजस्थान में भी इसका प्रभाव पाया जाता है। ये आपका राजस्थान का एरिया है, ये आपका मध्य प्रदेश है, ये पूरा यूपी है ही है। तो यहाँ से निकल के ये इधर प्रवाहित हो रही है। उत्तर प्रदेश का जो इटावा जिला पड़ता है, वहाँ पर ये जाके, ये एक्चुअली अभी हमने बताया था ना, ये यमुना नदी है, तो इटावा जिले में ये जाके किससे मिल जाती है? ये यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना से इसकी मुलाकात हो जाती है, यहीं पे ये यमुना से मिल जाती है। 1 मिनट, ये देखिए ये चंबल है और यहाँ पे यमुना से इसकी मुलाकात हो जाती है, यमुना से ये मिल जाती है यहीं पे, ठीक है। कहाँ पर? इटावा में, यमुना से मिल जाती है। अब ये जो नदी है, इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि चंबल पे गांधी, राणा प्रताप और जवाहर, इन 3, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, इन बांधों का निर्माण किया गया है। ये बांध बनाए गए है ना। एक आगे राजस्थान में जाएंगे तो कोटा जो पड़ता है, कोटा बैराज भी है, वो चंबल नदी पर ये बना हुआ है। तो ये प्रमुख परियोजनाएं हैं जिनका डेवलपमेंट इस पे चंबल पे किया गया है।
अगर आपके पास स्कोप है तो इनको मेंशन कर दीजिए। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रायद्वीपीय नदियां किस तरीके से उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप चंबल नदी का जिक्र उसमें करिए कि गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज, इस सब चंबल नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं। ठीक है, पार्वती, सिंध, काली और बनास, ये सब नदियां यहां पर आपको मिल जाएंगी। पार्वती, सिंध, काली और बनास, ये सब चंबल की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र में आपको ये मिल जाएंगे, चंबल की ये सहायक नदियां हैं। तो यहां पर आप लैंग्वेज दीजिए कि चंबल नदी मध्य प्रदेश स्थित जानापाव पहाड़ियों, ब्रैकेट में लिख दीजिए कि मालवा पठार से निकलती है, और ये नदी उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में ये यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये एक्चुअली यहां से निकलती है इधर, और इधर से ऐसे प्रवाहित होती है। यहाँ पे पूरा मैप में दिखा नहीं, इसको आप अपने मैप में दिखाइएगा। ठीक है, ये मिल जाती है, इस तरीके से आप इसको बता दीजिए। और इस पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज प्रमुख परियोजनाएं हैं जिनका विकास किया गया है। पार्वती, काली, सिंध और बनास इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दूसरी एक नदी आपकी पड़ती है केन। ये देखिए, ये केन नदी है, ये केन नदी है। आप अपने मैप में यहाँ पे दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे इसकी तुलना करिए, ये देखिए यहाँ पे केन है, ऐसे तो ऐसे, तो ये वाला याद रखिए कि मोड़ की यहाँ से आप केन को दिखा देंगे, ये वाला है यहाँ पे केन। ठीक है, ये केन नदी है। केन नदी मध्य प्रदेश में एक कैमूर की जो पहाड़ियां हैं, कटनी स्थान पड़ता है, तो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। कैमूर की पहाड़ी से ये केन नदी निकलती है। केन प्रवाहित होती है दक्षिण से उत्तर की तरफ, उत्तर की ओर ऐसे प्रवाहित होती है। उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए बुंदेलखंड जो क्षेत्र है हमारा, ये पूरा एरिया बघेलखंड बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड वाले एरिया में ये उत्तर की तरफ प्रवाह इसका मिलता है। ठीक है, और एक स्थान आता है बांदा में भोज। भोज जब ये पहुंचती है बांदा में, तो भोज में ये यमुना से मिल जाती है ना। एक केन का नाम आपको मिलेगा कर्णावती। क्या नाम मिलेगा, कर्णावती। तो एक तो यहां पर आपने चंबल देखा, ये चंबल नदी यहाँ पे देख लीजिए, ये केन हो गया, ये कर्णावती इसका नाम मिलता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपने पढ़ा होगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, महत्व आप इसका देखिए, महत्व इसका क्या है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से ये प्रवाहित होती है। ठीक है, बाकी देवर है, कैत है, एक पड़ता है बैनक, ये सब इसकी, बियरिया, ये इसकी सब क्या है, सहायक नदियां हैं। तो इन नदियों के बारे में भी अगर स्कोप हो तो जिक्र कर दीजिए। अगली एक नदी पड़ती है आपकी सोन। ठीक है, सोन आपकी इधर पड़ेगी, ये सोन नदी है, सोन। तो सोन नदी भी जो है ये आपकी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है, यहाँ पे लिखिए सोन। ठीक है, और मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से ये निकलती है, यहाँ पे ये सोन। और सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक। किसकी सहायक है, गंगा की सहायक नदी है। सोनभद्र और मिर्जापुर में ये प्रवाहित होती है। पटना के पास एक स्थान पड़ता है दानापुर, जब यहां पहुंचेंगे तो यहां पे पड़ेगा आपका एक दानापुर। सोन नदी दानापुर में गंगा में मिल जाती है। किसमें मिलती है, गंगा में। नर्मदा रिफ्ट घाटी का विस्तार माना जाता है इसको, और इसी कारण से कोयले के भंडार के लिए भी ये जानी जाती है। दानापुर में ये जाके गंगा से मिल जाती है। और सोन की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उसमें रिहंद है, कन्हार है, कर्मनासा है, उत्तरी कोयल है, पांडु है, ये सारी सारी आप दिखा नहीं पाएंगे। जहां तक रिहंद नदी की बात है, छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, इधर आपका छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश पड़ेगा, इधर छत्तीसगढ़ पड़ेगा, तो छत्तीसगढ़ में आपको एक एरिया मिलेगा और उस एरिया का नाम है मतिरिंगा पहाड़ी। रिहंद जो है ये वास्तव में इसकी सोन की सहायक नदी है ना।
इसको रेणु के नाम से भी जाना जाता है, रेणुका नदी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आपको मिलेगी ये छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर ये भी इसकी एक सहायक नदी है। और सोनभद्र में जो पिपरी जल विद्युत परियोजना है, जिसको रिहंद बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है, वो वास्तव में रिहंद नदी पर ही है ना, पिपरी स्थान पड़ता है तो उसको रिहंद बांध वहां पे बनाया गया है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो जलाशय है उसमें इसी रिहंद नदी के जल का प्रयोग किया जाता है। किसका? रिहंद नदी के जल का प्रयोग करके गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय ये बनाया गया है। ये दो चीजें हो गई। दूसरी एक नदी और है जिनको आप टोंस के नाम से जाने जाते हैं। ये टोंस नदी है, यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगी टोंस। अगर इसको आप अपने मैप पे दिखाएंगे तो इस जगह पे आप दिखा सकते हैं टोंस नदी, इस जगह पे, इसी पे देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ पे ये टोंस। वैसे आप अपना मैप जरूर बनाइए, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना, इसको आप ऐसे जरूर दिखाइए। इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ इस चीज का, ये तो मैंने दिखाने के लिए केवल कर दिया था कि केन को कर्णावती के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ये टोंस नदी मिलेगी। टोंस जो रिवर है इसको तमसा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा के दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में मैहर जो स्थान पड़ता है वहां पे एक पड़ता है खाला कुंड, खाला मतलब मौसी ना, तो एक खाला कुंड पड़ता है यहाँ पे मैहर, तो मैहर में खाला कुंड, वहीं से ये निकलती है ना। और प्रयागराज में एक स्थान पड़ता है सिरसा, सिरसा के समीप ये जाके गंगा से मिल जाती है। कौन सा स्थान पड़ता है? सिरसा, वहीं पे गंगा से ये मिल जाती है। एक नदी आपने पढ़ा होगा बेलन, बेलन नदी टोंस की सहायक है। बेलन जो है ये टोंस की सहायक है, टोंस की सहायक नदी है, यहीं पे जाके ये मिल जाती है। तो इसको मैप पे जरूर दिखाइए आप, मैप बिल्कुल आपके हाथ में ऐसे होना चाहिए और इतनी जानकारी में आपका आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे? टोंस गंगा के दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक है, मैहर के निकट खालाकुंड से ये निकलती है, प्रयागराज के समीप सिरसा में गंगा से मिल जाती है। बेलन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। चचई, कैक्टी, ओडा, ये सब जलप्रपात हैं जो इसमें पाए जाते हैं। जलप्रपातों के लिए टोंस नदी जानी जाती है। और एक नदी और आप पढ़िए, बेतवा। बेतवा वास्तव में यमुना की सहायक नदी है। बेत्रवती के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेत्रवती के नाम से जाना जाता है। ये बेतवा नदी है, ये बेतवा। अब बेतवा जो नदी है ये यमुना की सहायक नदी है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से ये निकलती है। कहां से निकलेगी? मध्य प्रदेश में ये पड़ता है रायसेन जिला, रायसेन से निकलती है। इसको भी आप यहां पे दिखा लीजिए, है ना। तो ये रायसेन पड़ता है, रायसेन से ये निकलती है। नदी का नाम है बेतवा, बेतवा नदी, ठीक है। रायसेन जिले से ये निकलती है। और ये उत्तर प्रदेश में आपका जो ललितपुर है, ये ललितपुर है ना, ये वाला एरिया ललितपुर है। झांसी यहीं पास में पड़ेगा, जालौन यहाँ से प्रभावित होती है, हमीरपुर तक ही आएगी और हमीरपुर में आके ये यमुना से मिल जाएगी। तो यमुना से कहाँ मिलेगी? हमीरपुर में, हमीरपुर में। तो जब आप साथ में लिखेंगे तो यमुना में लाके इसको मिला दीजिएगा। जैसे ये वाला मैप हमने बनाया था वो काफी भर गया था इसीलिए इधर लाए, तो यमुना में आके इसी जगह हमीरपुर में इसको मिला दिएगा। पूरा ये एरिया बालू खनन के लिए बहुत जाना जाता है ना। तो इस नदी पे माता टीला बांध आपको मिलेगा, ललितपुर में ये बनाया गया है। यहीं पे ये माता टीला बांध है, आप पढ़ते रहते हैं ना, तो माता टीला बांध, तो माता टीला बांध इसी नदी पे बनाया हुआ है। परीक्षा बांध, यहाँ जो झांसी का एरिया पड़ेगा तो झांसी में आपको एक मिल जाएगा परीक्षा बांध। कोई कह रहा था कि प्री की क्लास ये मत कराइए, कुछ तो फैक्ट आप डालेंगे ना कि हवा में लिख देंगे। प्री और मेंस की क्लास में कोई अंतर नहीं होता है, बस मेंस में, मेंस आप जब लिखेंगे तो ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा फैक्ट आप लिख भी नहीं सकते, लेकिन कुछ तो आप लिखेंगे ना। जैसे बेतवा के बारे में लिखना, इतनी कहानी आप ऐसे जोड़ दीजिए। यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से विंध्य पर्वत से निकलती है और ललितपुर, झांसी, जालौन से होती हुई हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। माता टीला बांध इसी पर स्थित है, परीक्षा बांध, माता टीला बांध इसी पर स्थित है। इतने ही फैक्ट तो लिखने हैं।
और इसको मिला के आंसर आपको बना देना है। बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो आप इसको बार बार सोचिए। इसमें भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, इसमें भी आपको लिखना है। 5-7 क्वेश्चन तो इस पे कम से कम बनेंगे ही इस चैप्टर पे, ठीक है। तो ये हमारी प्रायद्वीपीय और गंगा क्षेत्र से निकलने वाली पूरी नदियां हो गई। मेरे ख्याल से एक सेशन और इसमें हमको करना चाहिए, जिसमें अभी हमारा 2 एस्पेक्ट इसमें बचा हुआ है। एक है मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां, जो मैदानी भाग से निकलती हैं, निकलने वाली नदियां। और दूसरी चीज है हमारे यहाँ जैसे गंगा में प्रदूषण है, यमुना में प्रदूषण है, बहुत प्रदूषित ये नदियां हैं। अब इसमें इसको कैसे दूर किया जाए, तो बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा कार्यक्रम चल रहे हैं, उन संबंधित परियोजनाएं बहुत चल रही हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जैसे नमामि गंगे के क्या क्या पहलू हैं, गंगा कार्यकारिणी योजना है, उसके क्या क्या, जैसे वो एक चरण चल चुका, फिर दूसरा चरण आया है ना। तो गंगा एक्शन प्लान जो है, गंगा एक्शन प्लान में क्या क्या किया गया है ना, नमामि गंगे योजना में क्या क्या किया गया है, राष्ट्रीय जो स्वच्छ गंगा अभियान चल रहा है उसमें, ये सब पढ़ के रखिएगा। कल हम इसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें, है ना। स्वच्छ गंगा अभियान उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ है, इस पर प्रश्न आपसे बनेगा, ठीक है। बाकी बीहड़ क्षेत्र का निर्माण होता है, उसको तो खैर हम उसमें भी देख लेंगे, जो बाढ़ सूखा इसमें पढ़ेंगे उसमें भी, ठीक है। अब एक बेसिक सवाल इसमें सिंपल सा बनेगा कि उत्तर प्रदेश में अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। कल मैं सवालों के साथ आपके सामने आऊंगा। गंगा के मैदान के विकास में हिमालयी नदी प्रणाली की भूमिका, ऐसे प्रश्न बनेंगे। आप जाएंगे नमामि गंगे कार्यक्रम का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, है ना। प्रदेश की मैदानी भाग की नदियों का वर्णन कीजिए। एक इसमें और आता है, एक लिंक परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा ना। तो केन बेतवा लिंक परियोजना पर टिप्पणी करने का आपसे पूछा जा सकता है। गंगा के प्रदूषण के कारण और उसके बेसिन की सफाई के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, कल मैं क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा। और इस पे नेक्स्ट जो बाकी बचा हुआ जो हमारा इसमें है टॉपिक, उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। थैंक यू सो मच। इसको पढ़िए, लिखने की कोशिश कीजिए। और सबसे ज़्यादा जो जरूरी काम है, यूपी में अगर आपको मार्क्स उठाना है तो आप ये काम जरूर करिए, ये मैप जो है, मैप ये वाला जैसे जो आउटलाइन मैप है, इसको बनाना सीख लीजिए। इसी पे आपको सब दिखाना है, जैसे ये हमने बनाया था ना। अब इसी में नदियों को दिखाने के बाद में आपको सारी नदियां एक ही में दिखानी है। ये जैसे ये वाला मैप था, एक ये दिखाया था हमने, इसी में आपको सारी नदियां एक ही में दिखा देनी है फटाफट, गंगा यमुना और उसके बाद में दक्षिण वाली भी नदियां। यहाँ जगह नहीं बची थी इसलिए हमने ऐसा किया था, इसको आपको एक ही में दिखानी। और जब क्लास देखा करिए तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जब नदी के बारे में बोले वही जो नोट कर लेंगे वही आपका नोट्स हो जाएगा, काम भर की चीजें वो होंगी। थैंक यू सो मच।